नमस्ते दोस्तों। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ की चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने अक्टूबर का और सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप CGPSC नॉलेज के चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे आपको सारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे हमारा 1 नवंबर से 23 नवंबर का करंट अफेयर्स। देखिए, विथ टाइम CGPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर आप अभी ध्यान देंगे तो कथन कहन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न में मैं भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपका करंट अफेयर्स, जैसे पिछले बार भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए थे, जो आपका आपका इसरो का क्वेश्चन आया था, क्रोसेट का क्वेश्चन, वो भी कैसा था? कथन कहन था कि इन दोनों से कोई एक सही है या दो सही है या एक दो दोनों सही है या दोनों गलत है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आजकल CGPSC ज़्यादा पूछ रहा है। तो मैं भी वैसे ही पैटर्न में आया हूं कि अगर आप वो सब क्वेश्चन से आप यूज टू हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आप हमारा नवंबर का करंट अफेयर्स। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे स्लाइड का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। इसका कुल क्षेत्रफल 2829.38 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये जो हम लोग का करंट अफेयर्स रहेगा, यह इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ 56 इंडिया 56 टाइगर रिजर्व। इट्स टोटल एरिया इज 2829.38 स्क्वायर किलोमीटर। बताइए, क्या इसमें केवल एक सही है? क्या ये पहला कथन सही है? क्या केवल दो सही है? क्या दूसरा कथन सही है? या एक और दो दोनों कथन सही है? या ना ही एक ना ही दो? अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां, देश का, ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, घोषित किया गया है। ठीक है, ये कहां पे है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व? छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा क्या है? आपका टाइगर रिजर्व में फैला हुआ है। यह टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2829.38। देखिए, पहले 2, फिर 8, फिर 2 और फिर 9, 2829। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है? 2829 फिर 38, 2829.38। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आपको किसी ने ट्रिक से याद कीजिए। जैसे देखिए 2 के बाद 8 आया, फिर 2 के बाद 9 कर दो, फिर 3 के बाद 8 आया, है ना। ये चीज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, पूरे भारत का, छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। और अगर आप छत्तीसगढ़ का कहिएगा तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले छत्तीसगढ़ का ये चौथे नंबर का, और छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? ये चौथे। भारत का 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो शुरू के 3 टाइगर रिजर्व क्या क्या है? पहला है आपका इंद्रावती। कहां है इंद्रावती? बीजापुर में, आपको पता ही होगा, बीजापुर में। दूसरा कहां है? सीता नदी उदंती। सीता नदी उदंती कहां फैला हुआ है आपका? धमतरी और गरियाबंद में, धमतरी गरियाबंद में दोनों में फैला हुआ है। तीसरा है आपका अचानकमल टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व, तीसरा ये अचानकमल कहां है? मुंगेली में है। ये 3 टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2009 में। देखिए, आपको जब भी कोई करंट का टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड जितना भी आपके जीके बन सकते हैं, जीएस बन सकते हैं, आपको वहीं पास मैं रिवाइज करवा दूंगा और आपको वहां पे रिवाइज करना करोगे तो आपसे के लिए ज्यादा बेटर होगा। जैसे हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़े, आप टाइगर रिजर्व पढ़े, उसका एरिया जान के हम लोग टाइगर रिजर्व का, है ना, और कौन से नंबर का है? 4th नंबर का है। तो शुरू के 3 क्या क्या थे? पहला है हमारा अचानक मार्ग जो मुंगेली में है, दूसरा है हमारा सीता नदी उदंती, है ना, जो गरियाबंद और धमतरी दोनों में है। तीसरा क्या है? इंद्रावती। और ये तीनों कब टाइगर रिजर्व बने हैं? 2009 में बने हैं। और ये कब घोषित हुआ है? अभी हमारा, है ना, 2024 में घोषित हो गया। चलिए, टाइगर रिजर्व, ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, ये देखिए हमारा टाइगर बैठा हुआ है, मस्त। अब देखते हैं दूसरा, 2024 के चुनाव जीतने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें
राष्ट्रपति कौन है, सबसे पहले इस चीज पे फोकस कीजिए कि कौन सा है ये 47वें राष्ट्रपति, इस चीज पे। क्योंकि देखिए ये तो आपको सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो आप जानते हैं, फोटो देख के समझ में आ रहा होगा, ये सबको पता है। कहां पे कंफ्यूजन आती है कि वो 46 था कि 47 थे कि 48 थे। तो कौन से राष्ट्रपति है वो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति है, कौन हमारे डोनाल्ड ट्रंप। कौन से पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने 6 नवंबर 2024 को अपना दूसरा कार्यकाल जीता। मतलब इससे पहले ये एक बार बन चुके हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी बाइडेन करते, अब फिर से आ गए डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ठीक है। और किसको हराए, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को हराए, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन की थी, है ना। इसमें इस टॉपिक में एक और चीज हमारा इंपॉर्टेंट जाता है कि हम ये उपराष्ट्रपति कौन बने हैं यूएसए के। तो जो जेडी वेस है, जेडी वेस अगले उपराष्ट्रपति है। हमको जेडी वेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि जो जेडी वेस की पत्नी है वह इंडियन ओरिजिन की है। जो जेडी वेस की पत्नी है, उनकी पत्नी कौन है, उषा चिलुकुरी। उषा चिलुकुरी वेस क्या है, वह देखिए ये जो है ये इंडियन ओरिजिन की है ना। तो ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऐसा, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की है तो इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता और सह अध्यक्षता कौन सा देश करेंगे। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है हमारे इंडिया गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस हो जाता है। अगर इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत बढ़ जाती है। ये देखिए ये उसका वो है 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहाँ हेल्ड हुआ है, कहां पे हेल्ड हुआ है, आपका भारत मंडपम। ये भी पूछ सकता है कि भारत मंडपम कहां है आपका, भारत मंडपम कहां है, न्यू दिल्ली में। भारत जहां भी कुछ भी इंटरनेशनल कुछ एसोसिएशन होता है या इंटरनेशनल बैठक होता है तो हमेशा कहां होता है वो, भारत मंडपम। कहां है ये, न्यू दिल्ली में। तो हम लोग का ISA कब से कब हुआ है, 3 से 6 नवंबर 2024। चलिए इसका देखते हैं एक बार, ठीक है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र, कौन सा सत्र है, ध्यान दीजिएगा 7वां सत्र है, जो कब 3 से 6 नवंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित। आपको इससे 3-4 क्वेश्चन याद होना जाना चाहिए कि नई दिल्ली में जो आपका ISA का जो बैठन हुआ है, 7वां सत्र हुआ है, कब हुआ है, 3 से 6 नवंबर को हुआ है। कहां पे हुआ है, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, भारत, और सह अध्यक्षता किसने की है, फ्रांस ने की है। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये, अंतर सरकारी संगठन है जिसे 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और मोदी और फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु पर्यावरण राष्ट्र सम्मेलन में लॉन्च किया था। मतलब 2015 में नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक साथ इनको क्या किया था, इनको लॉन्च किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से मैं आपको बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अलायंस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है गुड़गांव में, गुड़गांव में, हरियाणा में। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी इसके क्या बने हैं, महासचिव, महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बने हैं। आशीष खन्ना जो है, आशीष खन्ना वो क्या है, इसके तीसरे महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में चुने गए हैं। ये भी अभी का जब ये चल रहा था मीटिंग, तभी आशीष खन्ना को इनके तीसरे महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया, है ना। गठन कब हुआ था इसका, ISA का 30 नवंबर 2015 को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड जा रही हैं, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को, अगर आपको आंसर पता है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जज कीजिए कि मैं कितना जान रहा हूँ, कितना नहीं जान रहा हूँ। नहीं जान रहा है तो आपको तो मैं आगे बताने ही वाला हूँ, लेकिन अगर आप पॉज करके खुद ही अगर आप आंसर देते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे हूँ मैं, कितना करंट अफेयर्स जानता हूँ। चलिए इंग्लिश, नेक्स्ट वाला इंग्लिश में था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्या है, रायपुर में 83वें भारतीय सड़क सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। देखिए रायपुर में क्या हो रहा था, 83वें भारत
भारतीय सड़क सम्मेलन हुआ था, है ना, इंडियन सड़क सम्मेलन हुआ था, का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? नितिन गडकरी। क्यों? क्योंकि ये परिवहन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, है ना, तो उन्होंने किया होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, क्या चीज लिखा हुआ है ना। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 83rd सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस एट रायपुर छत्तीसगढ़ ऑन 8 नवंबर। क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय सड़क और परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन? नितिन गडकरी ने 8 नवंबर, ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ है, यह कब हुआ है? 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ रायपुर के भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें, आप इस ये सत्र भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सत्र का है, तो कौन सा है? 83वें सत्र का उद्घाटन किया, है ना। कौन सा सत्र का उद्घाटन किया है? ये 83वें सत्र का। ये देखिए, ये इसका पोस्टर है। अगर आप रायपुर में रहते हो तो आप जरूर जानते होंगे, ये 83वें सत्र इंडियन सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस, है ना। कब से हुआ है? 8 में उद्घाटन हुआ था और 8 से 11 नवंबर 2024 तक चला था। कहां पे हुआ था? रायपुर छत्तीसगढ़ पर। कुछ भी अगर आपका जो नेशनल चीज है अगर वो रायपुर या छत्तीसगढ़ में होती है तो उसका एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले रतन टाटा का निधन हो गया था, है ना। तो रतन टाटा पर क्या आई है? एक बुक आई है। क्या है? रतन टाटा द लाइफ नामक जीवनी के लेखक कौन है? क्या? हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी रतन टाटा द लाइफ? क्या वो गोपाल कृष्ण गांधी है? क्या वो रामचंद्र गुहा है? क्या वो थॉमस मैथ्यू है? क्या वो राजमोहन गांधी है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू, ये देखिए, ये बुक है रतन टाटा अ लाइफ, ये बुक है। इनका कौन है ऑथर? थॉमस मैथ्यू जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कथन पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य कृषि से संबंधित सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान करके स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? पहला, इस योजना का उद्देश्य कृषि से संबंधित सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान करके स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत लागू किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऐसे क्वेश्चन CGPSC अभी बहुत पूछ रहा है। अभी एक TSI का पेपर हुआ था, TSI के पेपर में ना ये जो कथन वाले क्वेश्चन थे ये भरे पड़े थे। इसलिए जो आपका सरकार बोल रहा है कि हम लोग इस बार UPSC के पैटर्न में आएंगे, क्योंकि UPSC का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना तो वैसे ही कथन वाले क्वेश्चन उसमें भरे रहते हैं। कथन वाले क्वेश्चन से एक फायदा हो जाता है कि देखिए अगर ये वन सिंगल क्वेश्चन रहता तो देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना सारा चीज पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन से आपसे बहुत सारी जानकारी पूछ लिया। तो कथन वाला क्वेश्चन इसलिए क्या हो जाता है? थोड़ा कठिन हो जाता है ना। इसका जो आंसर है, इसका आंसर पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में इसका आंसर देखेंगे। देखिए ये है, क्या हो रहा है आपका? नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये देखिए ड्रोन नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, नमो ड्रोन दीदी स्कीम है। ये है क्या नमो ड्रोन दीदी स्कीम? सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी नाम से ही समझ आ रहा है कि नमो मतलब नरेंद्र मोदी वाला, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। क्या इस शुरुआत में कितना पैसा लग रहा है? 1261, है ना, 1261 करोड़ रुपए लग रहा है ना। इस योजना के लक्ष्य में 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14,500 चयनित महिला स्व सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। तो कितने स्व सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराएंगे? 14,500 महिला स्व सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमारा पहला भी सही है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? ड्रोन प्रदान करना। किसको? स्व सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना, सही है। और क्या है? NRLM या दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह योजना चल रही है। तो इसका क्या आंसर होगा? दोनों। क्या? 1 और 2 दोनों कथन हमारा
सही है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई भी स्कीम पूछ देगा, आप उस स्कीम का सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आपके स्कीम के बारे में सब कुछ पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए ये देख लिया हम लोग। अब आगे देखते हैं, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। अब सेमीकंडक्टर नीति सब लोग लागू कर रहे हैं क्योंकि एआई का जमाना आ चुका है ना। एआई अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर एआई के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप नॉन स्टॉप आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, मैं सेंट्रल लेवल का एग्जाम का एनालिसिस करता हूँ तो देखता हूँ कि एआई से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ये एआई का जमाना हो गया तो एआई के क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब इसमें कौन सा सरकार है हमारा, इसमें जो है गुजरात सरकार है। गुजरात सरकार है, गुजरात सरकार ने क्या किया है, राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है गुजरात सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में शुरू की गई दीपम 2 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कौन सी योजना है, दीपम 2, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बढ़ावा देना, पात्र लाभार्थियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर प्रदान करना, किसानों के बीच कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। बताइए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि इसका क्या आंसर होगा। क्या नाम है, दीपम 2 क्या है, विच इज द प्राइमरी एम ऑफ दीपम 2 स्कीम लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। देख लेते हैं, ये देखिए चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं। ये क्या है, आपका सिलेंडर है ना। क्या है दीपम 2 भैया, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है। कौन है, दीपम 2 योजना। इसमें क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि 3 गैस सिलेंडर पर है ना, मतलब एक साल में प्रति वर्ष में वह 3 गैस सिलेंडर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, इस योजना का उद्देश्य है कि पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर, ठीक है, या प्रत्येक 4 माह में 1 गैस सिलेंडर। बात एक ही हुआ, प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर या प्रत्येक 4 माह में 1 गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखेंगे, इस चीज का आंसर देखेंगे तो क्या है, पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर प्रदान करना। क्या है ये दीपम 2 योजना है। कौन सी स्टेट की योजना है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि कोई गवर्नमेंट की जब ये योजना होती है जो बहुत अच्छी होती है, जैसे छत्तीसगढ़ की योजना बहुत फेमस कौन सी है, एक महतारी वंदन योजना है, ये बहुत फेमस योजना है। तो ये क्या होता है, किसी दूसरे स्टेट के भी जीके में पूछ देता है। उसी तरह किसी दूसरे स्टेट का अगर जीके है और वो बहुत फेमस उसकी योजना है तो वो इस स्टेट में भी पूछ सकता है और पूछता भी। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो बहुत अदर स्टेट्स की योजना भी पूछती है सीजीपीएससी। चलिए अब ये क्या है, भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से भारत चीन सीमा के किस कोड नामक भारतीय नाम से कमांड स्तरीय त्रिस्तरीय सेवा थिएटर अभ्यास शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है ये, द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी विल जॉइंटली कमेंस अ कमांड लेवल ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज विद अ कोड नेम्ड अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। मतलब क्या हुआ है, हमारी जो तीनों सेना है, चाहे वो जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, ये तीनों क्या कर रही है, एक क्या है, एक्सरसाइज कंडक्ट करा रही है। और क्या है वो एक्सरसाइज का नाम, देखते हैं, पहले समझते हैं हम लोग, है ना। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से, मतलब तीनों के मिलकर क्या कर रही है, भारत चीन सीमा लद्दाख पर पूर्वी प्रहार, क्या है, पूर्वी प्रहार नाम का से कमांड त्रिस्तरीय सेवा थिएटर अभ्यास शुरू कर रही है। देखिए हमेशा हम लोग का चाइना और इंडिया में क्या बीच में टसल चलते रहता है, हमेशा लड़ाई चलते रहता है। तो क्या कर रही है, यह तीनों सेना क्या कर रही है, एक क्या कर रही है, अपना एक्सरसाइज प्रहार कर रही है, उसका नाम है पूर्वी प्रहार। अब आप मुझे बताइए कि तीनों सेना के जो टॉप हेड होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेना के हेड है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी करंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है। आप कॉमेंट में लिखिए, मैं जिसका सही होगा उसके मैं हाथ दे दूंगा। मैं क्या है, तीनों सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, और ये भी लिखिए कि तीनों सेना के हेड का नाम क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन कि भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना ये संयुक्त रूप से किसका कौन सा अभ्यास कर रहे हैं, क्या है ये, पूर्वी प्रहार। क्या है आपका, पूर्वी प्रहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये आ गया कथन कहन का क्वेश्चन। अभी ब्रिक्स समिट हुआ है, आपको पता होगा ब्रिक्स समिट हुआ है ना। 2024 में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोग को पढ़ना है और पता करना है कि क्या सही क्या गलत है। देखिए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ है। क्या ये सही है, पहला।
दूसरा क्या है, थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है, बहुपक्षवाद को मजबूत करना। और तीसरा पॉइंट क्या है, दक्षिण अफ्रीका 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। चलिए आप ये पॉज कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है, क्या केवल 1 और 2 सही है, क्या 2 और 3 सही है, क्या केवल 1 और 3 सही है, उपरोक्त सभी, है ना, बताइए। जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं की जाएगी, ब्राजील में की जाएगी। एक बार हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए 16वां क्या हुआ है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, कहां हुआ है, रूस के कजान में, रूस के कजान में। कब से कब हुआ है, हुआ है 22 से 24 अक्टूबर 2024 में हुआ है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 से हुआ है। उसका थीम क्या है, थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, है ना, न्यायपूर्वक वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है। अब जो हमारा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह कहां पे होगा, ब्राजील में होगा। ध्यान दीजिए, जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है वह ब्राजील में होगा। 16वां कहां पे हुआ है, 16वां हुआ है आपका कजान में। और यहां पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां, दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है गलत, ये वाला जो पॉइंट हो जाता है वो आपका हो जाता है गलत। तो इसमें होगा 1 और 2 सही। कौन सा है, 1 और 2 सही, ओनली 1 and 2 इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया में पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है जिसे स्थायी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी प्रयोग के रूप में लॉन्च किया गया है। अब देखिए क्या है कि लकड़ी का उपग्रह, लकड़ी का सैटेलाइट जाने वाला है, ये दुनिया का पहला है लकड़ी का सैटेलाइट, है ना। ये कौन सा देश करने वाला है, दुनिया का जो पहला लकड़ी का सैटेलाइट है वह जापान चालू करने वाला है। अच्छा, अगर आप CGPSC के सिलेबस देखिएगा तो एक आपका टॉपिक आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखिएगा तो उसमें इसरो से, DRDO से सिर्फ करंट अफेयर्स पूछता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस उसमें हमें बहुत आने के चांसेस जाते हैं। कभी भी कुछ अगर साइंस टेक में इसरो का कुछ करंट अफेयर्स है, इसरो कुछ काम कर रहा है, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है या DRDO कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो उसका करंट अफेयर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा लिग्नोसेट, लिग्नोसेट। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, है ना। लैटिन भाषा में शब्द लकड़ी के नाम पर रखा गया लिग्नोसेट हथेली के आकार का, कितना छोटा है, एक हथेली के आकार का है। इसका उद्देश्य यह साबित करना है कि लकड़ी अंतरिक्ष में काम करने आने वाली सामग्री, मतलब ये लिग्नोसेट का उद्देश्य क्या है कि लकड़ी भी हम क्या, लकड़ी से भी सैटेलाइट बनाकर हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। अभी कभी आप सोच सकते हैं कि लकड़ी को सैटेलाइट बनाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। लिग्नोसेट 6 महीने तक पृथ्वी का परिक्रमा करनी है, मतलब क्या करेगा, ये 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अच्छा, इसको बनाया कौन है, इसको बनाया कौन है, जापानीज वैज्ञानिक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण करने के लिए तैयार है। मतलब क्या होना, जापानी साइंटिस्ट, मतलब किस कंट्री ने भेजा है, ये कौन सी कंट्री ने भेजा है, जापान ने भेजा है। एक इंपॉर्टेंट है, यह किस लकड़ी से बना हुआ है। यह उपग्रह के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी एक प्रकार की क्या है, मैग्नोलिया पेड़ है। क्या है ये, एक मैग्नोलिया ट्री है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये आपका कथन कहन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हुआ, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 64480 पेटेंट फाइलिंग के साथ वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर है, जो 15.7% की वृद्धि है, जो निवासी नवाचार के नेतृत्व में है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंडिया रैंक्स 6 ग्लोबली विथ 64480 पेटेंट फाइलिंग अप टू 15% लेड बाय अ रेसिडेंट इनोवेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, चीन की शीर्ष स्थान हासिल किया है, चीन ने क्या किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है। ये जो अगर आप कथन कहते देखेंगे तो ये दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। जो हमारा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल आपका प्रॉपर्टी इंडेक्स है, उसमें पेटेंट फाइलिंग में, किसमें, पेटेंट फाइलिंग में जो भारत का रैंक है वह 6वां है। क्या पूछेगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो इंडिया का पेटेंट
पेटेंट फाइलिंग। क्या होता है पेटेंट फाइलिंग? पेटेंट फाइलिंग क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज नया आविष्कार किए, अगर आप कुछ चीज नया आविष्कार करते हैं और उसमें अब वो आपने आविष्कार किया है तो कोई उसकी कॉपी ना कर ले, इसलिए क्या करते हैं, अगर कुछ नया आविष्कार होता है तो उसका पेटेंट फाइल करते हैं कि हाँ ये मैंने आविष्कार किया है, अगर अब किसी और ने इसको आविष्कार करके अपना नाम नहीं दे सकता है। तो पेटेंट फाइलिंग में इंडिया कौन से रैंक पर है? 6वें रैंक पर। किसके हिसाब से? आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य ऑस्ट्रो हिंद कहां शुरू हुआ? क्या बोल रहा है? थर्ड इंडियन ऑस्ट्रेलिया जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद कमेंस एट, ये कहां पे हुआ है? ये भी आपको याद होना चाहिए कि कहां पे हुआ है। यह हुआ है पुणे में। कहां हुआ है? यह पुणे में हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा एक्सरसाइज है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रो हिंद कहां हुआ है भैया? पुणे में हुआ है। अब और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये प्रथम एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन जिसका विश्व एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका है, कहां आयोजित किया गया है? क्या बोल रहा है? वेयर विल बी द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट थीम्ड रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया टेक प्लेस? कहां होने वाला है ये कहां होने वाला है? क्या वह नई दिल्ली में होने वाला है? क्या वह चंडीगढ़ में होने वाला है? क्या आसाम या उड़ीसा? इसका आंसर भी कहां है? नई दिल्ली में। कहां होने वाला है? नई दिल्ली में। ये देखिए, ये है, क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर क्या? एशिया बुद्धिस्ट समिट। कब से कब हो रहा है? 5 से 6 नवंबर 2024। एशिया बुद्धिस्ट समिट कब हो रहा है? 5 से 6 नवंबर 2024 में हो रहा है। कहां? अशोक होटल न्यू दिल्ली। मतलब कहां हो रहा है? अशोक होटल न्यू दिल्ली में, है ना। चलिए अब हमारे का 15th क्वेश्चन है, आ गया है। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15th क्वेश्चन बोल रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, पहले जो अध्यक्ष है कौन? हु वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन है बताइए? क्या वो उमर अब्दुल्ला है? क्या वो सुनील शर्मा है? क्या वो अब्दुल रहीम राठर है? क्या वो फारूक अब्दुल्ला है? क्या है इनका आंसर? इसका आंसर है सी, उमर रहीम राठर। अब्दुल रहीम राठर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? देखिए, एक फीडे रहता है ना, फीडे एक संस्था है, शतरंज की चीजें देखता है वो। ठीक है, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? क्या वो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है? क्या वो अनीश सरकार है? क्या वो गुकेश डी है? क्या वो निहाल सरीन है? इसका आंसर होगा अनीश सरकार। क्या आंसर है? अनीश सरकार। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अनीश सरकार, ये देखिए, ये अनीश सरकार है, कितने प्यारे से दिख रहे हैं अनीश सरकार। ठीक है, ये कौन है? अनीश सरकार विश्व स्तर के सबसे कम उम्र के, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने 19 दिन का उम्र है ना, में अनीश ने 1555 की फीडे रैंकिंग हासिल की है। कौन सी रैंकिंग हासिल की है? 155 फीडे रैंकिंग हासिल की है ना। अब ये फीडे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे इसके फ्रेंच संक्षिप्त नाम फीडे के नाम से जाना जाता है। शतरंज के लिए दुनिया की गवर्निंग संस्था है, मतलब शतरंज के लिए अगर दुनिया की गवर्निंग संस्था, उसका नाम क्या है? फीडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या हो रहा है? 55th क्या हो रहा है? 55th हमारा क्या हो रहा है कि 55th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है ना। 55th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, उसमें किसी ऑस्ट्रेलिया निर्माता को अवार्ड मिला है। वो कौन है? क्या वो एंड्रू डॉनमिक है? क्या वो फिलिप नॉइस है? क्या वो वारविक थॉर्नटन है? क्या वो पीटर वियर है? क्या है वो? कौन है बताइए? इसका आंसर होगा फिलिप नॉइस है, जो हमारी ऑस्ट्रेलियाई निर्माता है, उनको अवार्ड मिला है। ये देखिए, ये है हमारे
फिलिप नॉइस। क्या हुआ है? 55th रे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा किसको मिला है? फिलिप नॉइस को मिला है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारा 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है 2024 में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है गोवा। 190% टाइम ये हमेशा गोवा में ही होता है। अगर आपको याद करना है तो ध्यान दीजिएगा कि 90% टाइम जब भी होता है यह गोवा में ही होता है। कब से कब हुआ है? 20 से 28 नवंबर 2024 में हुआ है। 20 से 28 नवंबर। इसमें क्या क्या किसको मिला है अवार्ड? हमारा फिलिप नॉइस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब एक और स्कीम है, जैसे नमो डोंट रिदी स्कीम थी, एक और स्कीम आई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। कोई भी स्कीम अगर प्राइम मिनिस्टर का जिस उसमें नाम हो जाता है तब वह स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए क्या है, क्या करना है? मुफ्त ऋण प्रदान करना है। क्या बोल रहा है ये? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग कोलेट्रल फ्री लोन टू स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। सेकंड क्या है? 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए यह योजना 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान भी प्रदान करेगी। ये इसका दूसरा है ना। मतलब इसमें मैं ये जो योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। हम लोग को चेक करना है कि ये 2 पॉइंट सही है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है यह 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज अनुदान के लिए के अतिरिक्त है। ठीक है, क्या ये तीनों कथन सही है कि ये तीनों कथन गलत है? ये किस योजना की बात कर रहे हैं हम लोग? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। अगर आप पढ़ेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना तो ये तीनों कथन हमारे, पहला कथन भी, दूसरा कथन भी और तीसरा कथन, तीनों कथन हमारे सही है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 2 3, तीनों कथन हमारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एक SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 हुआ है, उसमें बांग्लादेश ने किस देश को हराया है? तो बांग्लादेश ने नेपाल को हराया था। ये चैंपियनशिप भी नेपाल में ही हुआ था, SAFF है ना। वो उसमें बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। ठीक है, अब ये जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन आता है, अगर नंबर या रैंकिंग की बात आती है तो वो क्वेश्चन CGPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है क्या है? AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? क्या वो 72 रैंक है, 75 रैंक है, 89 रैंक है या 58 रैंक है? क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंकिंग इन द AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? क्या वह 72 रैंक है? क्या वह 75 रैंक है? क्या वह 89 रैंक है? क्या वह 58 रैंक है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा 72 रैंक। जो आपका इंडिया रैंकिंग है वह AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है? उसकी 72 रैंकिंग है। चलिए इसके एक बार में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। AI तैयारी के मामले में भारत 0.49 स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 72वें स्थान पर है, जो इसे 174 देश के बीच में उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रखता है। तो अगर आप भारत का रैंक 72 है तो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? टॉप 3 कंट्रीज है जिसका पहला रैंक है सिंगापुर है, सेकंड डेनमार्क है, थर्ड क्या है? यूनाइटेड स्टेट है, अब थर्ड USA है। अब ये हम लोग जानते हैं कि टॉप 3 कंट्री क्या है हमारा? सिंगापुर, डेनमार्क, USA। हम ये जान गए कि इंडिया का रैंक कितना है? 72 है। अब ये भी जान लीजिए कि इस रैंक में सबसे लास्ट रैंक कौन सा कंट्री आया है? वो कौन है? साउथ सूडान। तो AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पे, AI रेडीनेस या AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है AI में क्या है? 72, AI 72। ठीक है, यही पास आप चीज़ों को रटते हुए जाइए। देखिए अगर आप चीज़ों को रटते नहीं हैं, आप बस बैठ के अगर आप पेन कॉपी लेके अगर आप लिख नहीं रहे हैं, अगर आप चीज़ों को रट नहीं रहे हैं, तो आप फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एग्जाम, कई बच्चे क्या करते हैं कि अभी करंट अफेयर्स करते ही नहीं है, एग्जाम के आखिरी महीने में करंट अफेयर्स करते हैं। जब आप एग्जाम के आखिरी महीने में करंट अफेयर्स करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको छत्तीसगढ़ GS जो 50 नंबर का आ रहा है, इंडियन GS जो भी लगभग 50 नंबर का आता है, उसमें आपको फोकस करना चाहिए। ये आपका 2 कि 3 नंबर का
आता है वो भी फिक्स नहीं कि कहां से आ सकता है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए और आखिरी में आपको अपना छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस, सीसेट ये सब का रिवीजन करना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आखिरी के एक महीना पूरा करंट अफेयर्स को ही दे देते हैं और ये बहुत गलत काम करते हैं, ठीक है। और आखिरी में क्या करेंगे, आप कहीं से मैगजीन खरीदेंगे और उस मैगजीन को पढ़ना शुरू करेंगे। अब आखिरी महीने में इतना प्रेशर रहता है, सब कुछ नया रहता है, पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी से तैयारी कीजिए, अभी तुरंत इस चीज को, सब चीजों को याद कीजिए, ठीक है। भारत के शीर्ष परोपकारी व्यक्ति को हुरन इंडिया सूची के में शीर्ष स्थान किसने बरकरार रखा है? क्या पूछ रहा है, भारत के शीर्ष परोपकारी व्यक्तियों की हुरन इंडिया सूची में शीर्ष स्थान किसने बरकरार रखा है? Who retained the top spot on the Hurun India list of top philanthropists in India? Philanthropist क्या होता है? Philanthropist क्या होता है? वो जो बहुत सारी चीजें लोगों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए बहुत सारे पैसा या बहुत सारी चीजें बांटता है, उसको हम लोग कहते हैं philanthropist, ठीक है, philanthropist, ठीक है। जिसको क्या पसंद आता है, जिसको मैनकाइंड पसंद रहता है। फिल मतलब होता है प्यार, ठीक है, एन मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है। जो क्या होता है, जो ह्यूमंस के लिए मैनकाइंड पसंद करता है उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये आपका इंग्लिश में भी आ सकता है। कौन सी है ये? क्या ये शिव नाडार का परिवार है? क्या ये बिरला परिवार है? क्या ये मुकेश अंबानी है? क्या ये रतन टाटा है? इसका क्या आंसर है? इसका है शिव नाडार एंड फैमिली। शिव नाडार एंड फैमिली, अगर आप यहाँ पे फोटो देखिएगा, है ना, तो शिव नाडार एंड फैमिली है ना। ये इन्होंने 2153 करोड़ तो डोनेट ही किया है, इतना करोड़, बाप रे। चलिए देख लेते हैं। हुरन इंडिया परोपकारी सूची में 2024 में भारत के शीर्ष परोपकारी कौन है? शिव नाडार और उनके परिवार ने 2153 करोड़ का महत्वपूर्ण दान के साथ शीर्ष स्थान में रखा है। समझ रहे हैं आपको? 2153 करोड़ तो दान ही कर दे रहे हैं भैया, तो कमा कितना रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद मुकेश अंबानी ने 407 करोड़। देखिए ये 407 करोड़ और ये 2153 करोड़, आप कितना होगा इसका 5 गुना ये बांट रहे हैं, है ना। बजाज परिवार 3 पायदान पर चढ़कर तीसरे स्थान पर, मतलब ये थर्ड स्थान पर कौन है? बजाज। तो फर्स्ट पर कौन है? शिव नाडार, सेकंड पर मुकेश अंबानी, थर्ड पर बजाज। चलिए दिसंबर 2024 में भारत किसके साथ मिलकर प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेगा? जब भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जब भी इसरो से रिलेटेड या आपका स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके साइंस टेक के पार्ट में, उससे क्वेश्चन आने के बहुत चांस हो जाते हैं। कौन है वो? क्या वो यूरोपियन संघ है? क्या वो अफ्रीकन यूनियन है? क्या वो नासा है? क्या वो जास्का है? जास्का क्या है, किसकी कंपनी है? जापान की कंपनी। नासा यूएसए की है। और यूरोपियन संघ और आपको अफ्रीकन संघ तो नाम से समझा रखिए, उसकी कंपनी होगी, स्पेस कंपनी है ये, है ना। दिसंबर 2024 में भारत किसके साथ मिलकर प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेगा? With whom will India launch Proba 3 space satellite in December 2024? कौन होगा इसका? एक बार पढ़ लेते हैं। इसका आंसर क्या है? यूरोपियन संघ। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। भारत दिसंबर में श्रीहरिकोटा से यूरोपियन संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करेगा, जो उनके अंतरिक्ष सहयोग में एक और मील का पत्थर होगा। क्या बोल रहा है? इंडिया विल लॉन्च यूरोपियन यूनियंस प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन दिसंबर, मेकिंग एन अनदर माइलस्टोन इन द स्पेस कॉर्पोरेशन। इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना और सौर गतिशीलता का अध्ययन करना है। क्या हो रहा है ये? मेन क्या है? सन का कोरोना होता है। सन जो होता है, सन में उसमें ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं, जिसको हम लोग करते हैं कोरोना। सन का कोरोना और सन की डायनेमिक्स को समझेगा। क्या कहेगा? सूर्य का कोरोना और सूर्य की गतिशीलता का अध्ययन करेगा, है ना। This is India's third space cooperation project with European Union after the previous launch of Proba 1 and Proba 2। ये क्या बोल रहा है कि इंडिया का इससे पहले इंडिया यूरोपियन यूनियन का प्रोबा 1 और प्रोबा 2 लॉन्च कर चुका है, अब ये तीसरा लॉन्च कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? प्रोबा 1 और प्रोबा 2 के पूर्व प्रक्षेपण के बाद यह यूरोपियन संघ के साथ भारत की तीसरी अंतरिक्ष सहयोग परियोजना है ना। अब ये प्रश्न भी पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न आता है कि प्रोबा 3 किससे लॉन्च होगा? दिस मिशन विल बी लॉन्च थ्रू PSLV एक्सेल रॉकेट, है ना। किससे लॉन्च होगा? यह जो मिशन है वह PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च होगा। तो प्रश्न आपका कथन कहन में भी पूछ सकता है कि पहला पूछेगा कि भैया जो प्रोबा 3 लॉन्च कर रहा है वह किसका रॉकेट है जो लॉन्च कर रहा है भारत? तो वह यूरोपियन यूनियन का रॉकेट है, ऐसा प्रश्न। दूसरा क्या है? किससे लॉन्च कर रहा है? PSLV एक्सेल रॉकेट से वह लॉन्च कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? मतलब क्या होगा, अब क्या होगा, जितना भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का में रिजर्वेशन, गवर्नमेंट सर्विस में कितना रिजर्वेशन होगा? 35% का। 35% का रिजर्वेशन होगा किस महिलाओं का। किस गवर्नमेंट ने बोला है? यह बोला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह बोला है कि अब क्या होगा, 35% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विस में महिलाओं का होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में अन्य देशों के वीजा मुक्त पहुंच के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? क्या बोल रहा है ये? What is India's ranking in Henley Passport Index in the term of visa-free access to other countries? मतलब ये क्या है? Henley Passport Index क्या है? ये एक इंडेक्स बनाता है कि अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, अगर इंडिया की सिटीजन हो और आपके पास पासपोर्ट है, तो आप किस किस देशों में फ्रीली जा सकते हो। मतलब आपको उसके लिए कोई भी वीजा नहीं लगेगा, ठीक है, वीजा फ्री एंट्री होगी। क्या होगा आपका? वीजा मुक्त एंट्री होगा। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आपको दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीजा बनाना पड़ता है, तो वीजा बुक एंट्री होगी, है ना। तो इसमें इंडिया का जो जिस देश के पास, अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो समझ लीजिए आप 58 देश पे जा सकते हो, तो उसके हिसाब से हेनले पासपोर्ट क्या करता है? रैंकिंग देता है। तो भारत का रैंकिंग कितना है? इसमें भारत का रैंकिंग कितना है? 83वां। कितना है? 83rd रैंक है भारत का। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत 83वें स्थान पर जो अपने नागरिकों को 58 देश में वीजा मुक्त प्रवेश देता है। मतलब अगर आपके पास भारत का आपका नागरिकता है और आपके पास आपके पास भारत का नागरिकता है, तो आप 58 देशों में वीजा फ्री मुक्त एंट्री कर सकते हो। इसमें टॉप देश कौन सा है? सिंगापुर फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। क्यों? अगर आपका सिंगापुर का नागरिकता है तो आप 195 देश में वीजा फ्री अंदर घुस सकते हो। अगर आपके पास सिंगापुर की नागरिकता है तो क्या कर सकते हो? आप 195 देश में वीजा फ्री अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य विनबैक्स किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ है? क्या बोल रहा है? विच इंडियन स्टेट इज द 5th वियतनाम जॉइंट सेक्रेटरी विनबैक्स बीइंग हेल्ड? मतलब किस राज्य में हो रहा है? यह जो राज्य है वह है हरियाणा में। वियतनाम और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं विनबैक्स। वियतनाम और इंडिया के बीच में क्या होता है? सैन्य अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विनबैक्स। और कौन सा है यह? 5वां मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। एक 5वां मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। वह पूछ रहा है वह कहां हुआ है? जो 5वां मिलिट्री एक्सरसाइज है वह कहां हुआ है? तो जो 5वां मिलिट्री एक्सरसाइज है वह हुआ है हरियाणा के अंबाला में। कौन सा संस्करण था विनबैक्स का? 5वां था। कब से कब हुआ है? 4 से 23 नवंबर 2024। 4 से 23 नवंबर 2024 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने स्तनपान को जीवन का मौलिक आधार घोषित किया है? मतलब स्तनपान को उनका क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है स्तनपान। किस राज्य के न्यायालय ने घोषित किया है? क्या वह इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है? क्या वो केरल का उच्च न्यायालय है? क्या वो सिक्किम का उच्च न्यायालय है? क्या वो पटना का उच्च न्यायालय है? आपको इसको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्या बोल रहा है कि आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान है, वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। किस राज्य की सरकार ने बोला है स्तनपान आपकी फंडामेंटल राइट्स है, आपका मौलिक अधिकार है? तो कौन बोला है? केरल का न्यायालय। केरल का न्यायालय बोला है कि स्तनपान जो है आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने माताओं को स्तनपान कराने के अधिकार को बरकरार रखा है तथा इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू घोषित किया है। मतलब क्या बोल रहा है ये? आपका आर्टिकल 21 के तहत बोल रहा है कि स्तनपान, है ना। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चे को मां से अलग करना मां को स्तनपान के अधिकार और बच्चे के स्तनपान के अधिकार दोनों का उल्लंघन करना है। और ये किससे आप क्या उल्लंघन कर देंगे? आप आर्टिकल 21 उल्लंघन कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल 21 उल्लंघन कर दीजिएगा। आप कमेंट में लिखिए कि आर्टिकल 21 हमारा और क्या क्या कहता है, क्या है आर्टिकल 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़ लघु फिल्म क्या है? कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो
ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 में जगह ली है? ऑस्कर 2025 चल रहा है ना? ऑस्कर 2025 का नॉमिनेशन चल रहा है, उसमें इंडिया से एक फिल्म गई है। क्या फिल्म गई है? सनफ्लावर। सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वन टू नो। अब वो क्या, वो फिल्म नॉमिनेट हुआ है, अब वो किस श्रेणी में नॉमिनेट हुआ है वह पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन, ये फिल्म का आपका ये है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। क्या वो सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में हुआ है, कि लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी में हुआ है, कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में हुआ है, कि सर्वश्रेष्ठ क्या छायांकन में हुआ है, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी में हुआ है? बताइए क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है लाइव एक्शन लघु फिल्म। क्या होगा? जो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ये क्या चीज है? सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो। क्या है ये? लाइव एक्शन का शॉर्ट फिल्म है, उस पर इसका नॉमिनेशन हुआ है ऑस्कर्स में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। चिदानंद एस नायक, कौन निर्मित किया है इसको? पूछ सकता है। इसके निर्माता कौन है? चिदानंद एस नायक द्वारा निर्देशन, कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वन टू नो, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 में ऑस्कर जीता है। अभी एक एग्जाम हुआ था टीएसआई का सीजीपीएससी दिया था उस एग्जाम को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर में। उसमें पूछा था उसमें पूछा था कि द बस्तर स्टोरी के निर्माता कौन है? ठीक है, देखिए आजकल अगर आप ध्यान देगा, ट्रेंड देखिएगा तो आजकल बहुत ज़्यादा फिल्म से पिक्चर पूछ रहा है। अगर आप मंडी सचिव का क्वेश्चन देखिएगा तो मंडी सचिव में भी पूछा था यूट्यूबर के बारे में, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, कि बियर बाइसेप्स किसका है। ठीक है, और उसमें एक और चीज़ पूछा था कि आपका सरला दलाल के बारे में पूछा था कि उन पर पिक्चर आई थी तो कौन हीरोइन थी। तो मूवीज़ के ऊपर आजकल सीजीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है कि भैया जो ऑस्कर में आपका जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, उसके आपका निर्देशक कौन है? ठीक है, क्योंकि अभी पूछा है द बस्टर स्टोरी का निर्देशक कौन है, तो ये भी पूछ सकता है आपका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आपको जरूर फोकस करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, वैसे वो तो आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके लिए कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो मूवीज़ के ऊपर आपका यूट्यूब के ऊपर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स का एक दो क्वेश्चन तो मूवीज़ और यूट्यूब के ऊपर ही रहता है। ठीक है, चलिए, ग्रामीण विकास के लिए तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? क्या वह अलका तिवारी है, क्या वो अनीशा देवी है, क्या वो आशुतोष सिंह है, क्या वो अनिल प्रधान है? कौन है भाई, कौन है? नैयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो उसका आंसर कौन है? अनिल प्रधान। अनिल प्रधान इनको थर्ड रोहिणी नैयर अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट योगदान देने वाले 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला प्रश्न तो आपका यही मिल जाता है कि भैया रोहिणी नैयर अवार्ड क्यों दिया जाता है? दूसरा, ठीक है, क्यों किसको मिला है? तीसरा जो रोहिणी नैयर अवार्ड है ओडिशा के 28 वर्षीय अनिल प्रधान को ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा और उनके योगदान के लिए दिया है। ये स्टेम शिक्षा क्या है? एस फॉर साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। तो याद रखिएगा अनिल प्रधान को जो 28 वर्षीय हैं, उड़ीसा के नागरिक हैं, उनको ये मिला है पुरस्कार। चलिए, हाल ही में किस देश के सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे बुर्का प्रतिबंध के रूप में जाना गया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा? क्या बोल रहा है कि बुर्का बैन किस कंट्री में हुआ है? किस कंट्री में बुर्का बैन हुआ है? वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन किया गया है, मतलब पब्लिक प्लेस में आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं, बुर्का बैन। चलिए नेक्स्ट, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायमूर्ति के उत्तराधिकारी बनेंगे? मतलब अब संजीव खन्ना हमारे नए सीजीआई बन सकते हैं, बन चुके हैं, तो वो किसको सक्सीड करेंगे? वो सक्सीड करेंगे डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन से चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना स्वर्ण एज अ 51 चीफ जस्टिस। क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वो कौन से सीजीआई है ये जरूरी है। 51 नंबर के सीजीआई है के रूप में शपथ ली है। उन्होंने किसको वो किया है? रिप्लेस किया है डीवाई चंद्रचूड़ को। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति को शपथ दिलाई है। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि ये जो न्यायमूर्ति है हमारा सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ कौन दिलाती है? कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है प्रेसिडेंट? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH प्लेयर ऑफ द ईयर को का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, देखिए जब भी स्पोर्ट्स के से रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है तब भी अगर आप ट्रेंड देखते आइएगा तो CGPSC को स्पोर्ट्स से भी बहुत प्यार है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स पक्का पूछता है। तो इसका भी आप लोग देखते हैं, इसका क्या है, हार्दिक सिंह है क्या वो PR सीजेस है, क्या वो सुफियान खान है, क्या वो हरमनप्रीत सिंह है? तो आपको अगर फोटो में अगर आप जानते होंगे, अगर आप हॉकी देखते होंगे तो ये कौन है? ये है हरमनप्रीत सिंह। चलिए 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, अगर आपको पता होगा, अगर आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़े होंगे तो कालिदास ने कहा सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी ने क्या लिखा था? मेघदूतम लिखा था, है ना? किसने उनको भेजा था? चंद्रगुप्त ने उनको भेजा था, है ना, अपने पोता दामोदर सेन को देखभाल करने के लिए। ये अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये चीज, है ना? तो जब कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, है ना, क्योंकि कालिदास क्या है, वो छत्तीसगढ़ भी आए थे, उन्होंने मेघदूतम लिखा था। तो 66 अखिल भारतीय कालिदास समारोह किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो वो जो राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश में आयोजित हो जा रहा है। अगर हम देखेंगे इसको थोड़ा सा समझते हैं, 66 अखिल भारतीय कालिदास समारोह मध्य प्रदेश, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने किया है। और ये कब से कब होगा? यह होगा 12 से 18 नवंबर 2024 में होगा। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी नए आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान किस शहर का है? मतलब आपका क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह बढ़ते जा रहा है। वह गैस क्या करती है? जो ग्रीन हाउस गैस भी जरूरी है। आपके जो CGPSC के सिलेबस में देखिएगा, पर्यावरण एक टॉपिक है, पर्यावरण टॉपिक से पूछ सकता है कि क्या होती है ग्रीन हाउस गैस, क्यों ये कैसे अफेक्ट करती है, सब कुछ पूछ सकता है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी में हम लोग क्या रहता है, पृथ्वी में हम बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की एक सतह बन जा रही है हमारे पृथ्वी के ऊपर। और ज़्यादातर क्या है, ये CO2 गैस है, मोस्टली CO2 गैस की एक सतह बन जा रही है। अब ये CO2 गैस करता क्या है? जब हमारा, समझ लीजिए ये हमारा सूर्य जी है, सूर्य भगवान है। अब क्या होता है कि सूर्य देव से क्या आती है? किरणें आती है। उस किरणें का क्या होता है? कुछ तरंग दैर्घ्य होता है, कुछ वेवलेंथ होता है। जब ये किरण आ रही है सूर्य से, ये जब ये किरण आ रही है, ऐसे आ रही हैं और ये क्या करती हैं? ये टकराती हैं पृथ्वी के सतह से। जब ये टकराती हैं तो इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है कुछ अलग होता है। जैसे ये टकराती हैं तो इनका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है और इनकी जो एनर्जी होती है वह कम हो जाती है। अब क्या है, अब ये परत बन चुका है, इस परत होने कारण ये जो तरंग दैर्घ्य है ना, अब इस परत से पार वापस जा नहीं पाता, ये ना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, ये तरंग दैर्घ्य जो आपका जो सूर्य की किरणें हैं वो यही रह जाती है। सूर्य की किरण क्या है? एक तरफ क्या है? एनर्जी है, एक तरफ क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा में क्या होगा? हीट होगा। तो ये क्या है, इस कारण दिन प्रतिदिन आप क्या देखेंगे, हमारा जो पृथ्वी है दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघलते जा रही है और आए दिन कभी बाढ़ आ रहा है तो कभी ये हो रहा है। अभी आप खुद देखिए, अभी हम लोग नवंबर में, ये क्लास में नवंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवंबर में बहुत ठंड हुआ करती थी। नवंबर में आप देखिए, नवंबर में ठंडी नहीं है, दिन प्रतिदिन हम लोग का जलवायु चेंज होता जा रहा है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस। अब पूछ रहा है कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है? तो वो देश क्या है? संघाई। अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो एशियाई देश ना ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा एमिट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि जो बाकी सब देश है, USA है, इन लोग डेवलप कंट्रीज है, इन लोग अपना ऐसा बना दिए हैं कि उन लोग ग्रीन हाउस गैस कम एमिट करें। लेकिन हम लोग क्या है, अभी भी हम लोग क्या है, फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम जो जितना भी आपका जो एशियाई कंट्री, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, ये बहुत ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है ना? वही चीज इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी अपॉइंटमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया जाने की घोषणा की गई है। मतलब हमारा नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होगा, क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? बताइएगा, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है संजय मूर्ति। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में इनके बारे में इनकी पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे उन्नत संचार उपग्रह का किस अंतरिक्ष एजेंसी के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? मतलब क्या बोल रहा है कि जो भारत का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया है। मतलब बोल रहा है कि हम लोग का जो सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सबसे उन्नत संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वह ये जो फॉल्कन 9 ये कहाँ की कंपनी है? तो अगर आप जानेंगे स्पेस एक्स, इलॉन मस्क को आजकल कौन नहीं जान रहा है, आजकल सब जान रहे हैं, वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी द्वारा हमारा जो सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वह लॉन्च किया गया है। अब आपके दिमाग में यह आया हुआ कि इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च किया गया? इंडिया के पास तो खुद लॉन्च व्हीकल है, इंडिया के पास खुद लॉन्च व्हीकल है, तो क्यों नहीं लॉन्च किया गया? वो जो हमारा सैटेलाइट था, वो जो उपग्रह था, वह क्या था? 47,000 kg का जो उपग्रह था। और हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है, जो अभी तक का बेस्ट लॉन्च व्हीकल है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? द बाहुबली या लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है, LV3 कहते हैं इसको, लॉन्च व्हीकल 3, द बाहुबली। इसके पास क्षमता सिर्फ 4000 से 4100, आपका 4100 ही, 4000 से 4100 kg ही वह अंतरिक्ष में भेज सकता है। लेकिन वो कितने, जो हमारा जो आपका था, जिसका नाम क्या है, जो उसका नाम है GSAT-N2। आपका जो GSAT है, जी का फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, GSAT-N2 जो लॉन्च हुआ है, उसका जो वेट था, 4700 kg। और इतना वेट हमारा जो टॉप का लॉन्च व्हीकल है, उतना वेट वो लॉन्च नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग किसका मदद किए हैं? हम लोग मदद लिए हैं स्पेस एक्स। एक एजेंसी है एलोन मस्क की। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9, वो स्पेस एक्स का क्या है? स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से भारत ने सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। G20 या GSAT-N2 उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैंप में कैनावेरल से लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे क्या होगा, इस सैटेलाइट से क्या हम लोग को हेल्प मिलेगा? देखिए, GSAT-N2 उपग्रह से दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं, जहां जहां इंटरनेट नहीं है, अभी भी आप जाइएगा तो कानकेर के कुछ बहुत सारे एरिया में इंटरनेट ही उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और यात्री विमानों में उड़ान के दौरान इंटरनेट, अगर आप विमान में उड़ रहे हैं तो वहां भी इंटरनेट उपलब्ध करवाने की सुविधा करेगा। क्या क्या है ये? इसका नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्या हो है ये? GSAT-N2। ठीक है, चलिए यहां से आपका करंट अफेयर्स खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अगर याद नहीं हुआ तो एक बार आप फिर से बैठिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।